लिए थे हम लोग? खेड़ा हो गया था। चलो, किसके किसके बीच में हुआ था खेड़ा का बैटल? कौन जीता था इसमें? साहू जी। किसने हेल्प किया था उनको? चलिए ठीक है। तो अगला शासक कौन बनेगा? तो हेडिंग डाल दीजिए साहू जी। पूरा नाम है छत्रपति, क्योंकि मराठा का जो भी शासक बनेगा अपने नाम में क्या लिखाएगा? छत्रपति। शासक कब बने थे? साथ में। और रहेंगे कितने तक? ये 1748 में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए, छत्रपति साहू जी महाराज खेड़ा के बैटल के बाद जीत करके शासक बनेंगे। मैंने बताया था कि इससे पहले जो शिवाजी सेकेंड जो शासन कर रहे थे वह सतारा पे कर रहे थे। इसका जो मुख्य पावर जो सेंटर था वो सतारा था। लेकिन खेड़ा के युद्ध जीतने के बाद सतारा वाला शासन पर किसका अधिकार हो गया? साहू जी का। लेकिन शिवाजी सेकेंड जो इनका कजन था, इसको एक छोटा सा जगह कोल्हापुर नामक जगह इसको शासन करने के लिए दे दिया कि क्योंकि ये भी राजवाड़ी परिवार के हैं और इसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ एकदम बिल्कुल सौतेला व्यवहार हुआ है। इनकी माता ताराबाई और इन्हें कोल्हापुर का क्षेत्र दे दिया और सतारा पे किसका शासन हो गया? साहू जी का। उसी चीज को हम लोग लिखने वाले हैं, लिखिएगा। तो आफ्टर द विक्ट्री इन द बैटल ऑफ खेड़ा, आफ्टर द विक्ट्री इन द बैटल ऑफ खेड़ा in 1707, साहू जी got the throne, got मैंने प्राप्त, the throne of सतारा, got the throne of सतारा। खेड़ा के युद्ध में जीत हासिल करने के बाद, खेड़ा के युद्ध 1707 में जीत हासिल करने के बाद साहू जी सतारा के राजगद्दी को प्राप्त किया या बैठा? सतारा की राजगद्दी को प्राप्त किया या सतारा की जो थ्रोन है राजगद्दी पर बैठा? चलो, उसी में या उसके नीचे लिख लो, वाइल माने जबकि शिवाजी सेकेंड वाज गिवन द रीजन ऑफ कोल्हापुर, while शिवाजी second was given the region of a region माने एरिया ऑफ कोल्हापुर, जबकि शिवाजी सेकेंड को कोल्हापुर का क्षेत्र दिया गया। इनको हेल्प किसने किया था? बालाजी विश्वनाथ। उसके संबंध में भी थोड़ा लिख लेते हैं, लिखिएगा। साहू जी अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ
साहू जी अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ एज ए पेशवा, या तो एज पेशवा in 1713 after this the power the powers of Peshwa continued to increase. देखिएगा, साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को 1713 ईस्वी में पेशवा नियुक्त किया, जिसके बाद पेशवा का पावर्स लगातार बढ़ता गया, कंटिन्यूड टू इंक्रीज, बढ़ता गया, जिसके बाद पेशवाओं का पावर लगातार क्या होता गया, बढ़ता चला गया। चलिए, अब अगला जो हम लोग लिखने वाले हैं, अगला हेडिंग जो होगा पेशवा का। अब ये पेशवा क्या है? अब देखो, जो अष्टप्रधाना जो आपका मिनिस्ट्री काउंसिल बनाया था, किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा। उसमें सबसे टॉप मोस्ट जो मिनिस्ट्री का पद होता था, किसका होता था? पेशवा का ही होता था। लेकिन संभाजी के द्वारा जब ये शासन में आए तो ये इस काउंसिल को उसने क्या कर दिया? भंग कर दिया, डिसॉल्व कर दिया था। फिर से रिस्टोर जो है बाद के शासकों ने इसको किया। लेकिन ये पेशवा के पद पर अभी अष्टप्रधान चल ही रहा था, मतलब अष्टप्रधान जो काउंसिल्स है वो काम कर रहे थे। तो हेड ऑफ स्टेट कौन होते थे? तो नहीं, हेड ऑफ स्टेट होगा राजा। तो राजा कौन है अभी? साहू जी। और उसके अंडर जो है मिनिस्ट्री काम करेगा। तो कौन सा मिनिस्ट्री काम करेगा? तो अष्टप्रधाना जैसा। लेकिन उसमें सबसे टॉप पोस्ट कौन सा होगा? पेशवा। तो साहू जी महाराज जब शासक बने, सतारा की राजगद्दी को प्राप्त किया, क्योंकि सतारा की गद्दी दिलाने में बालाजी विश्वनाथ ने काफी हेल्प किया था इनको। इसके बाद इसको 1713 ईस्वी में कौन सा पद पर इसको अपॉइंट करता है? तो पेशवा के पद पर अपॉइंट करता है। और जैसे ही पेशवा के पद पर अपॉइंट करता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का पद है, धीरे धीरे ये अपना पावर जो है बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है ये क्योंकि साहू जिस समय राजगद्दी पर बैठे उस समय बहुत ज्यादा उम्र उनका नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा जब संभाजी को मारा गया था, कब? 1689 में। तो उसमें साहू जी बहुत छोटे थे और इसको मखरब खां के द्वारा उनकी माता यशुबाई और उसको दिल्ली भेज दिया गया था। और राजगद्दी किसको मिल गया था? राजा राम फर्स्ट को। और फिर 1707 में इसको शासक बनने का अवसर प्राप्त हो गया, यानी कि 20 साल का उम्र रहा होगा। तो बहुत 20 साल 18 साल का उम्र बहुत ज़्यादा, अब इसको क्या अनुभवी शासक नहीं कर सकते हैं। तो इसका फायदा उठाया किसके द्वारा? पेशवाओं के द्वारा। और पेशवाओं ने धीरे धीरे अपना पावर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और एक समय तक तो ऐसा आया जबकि साहू जी की मृत्यु होती है 1717 बोल रहे हैं, कितना लिखे थे? हाँ, 1748 में। 1748 में इनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे पेशवा ने दोनों कोल्हापुर राज्य शासन कौन कर रहा है? शिवाजी सेकंड। और सतारा पे किसका शासन है? अब दोनों मुख्य शासक यानी जो रियल मराठा थे इसको अपदस्थ कर देता है। अपदस्थ मतलब हटा देता है। और हटाने के बाद कहा जाता है कि दबाव में प्रेशर में ला करके पेशवाओं के द्वारा एक संधि कर लिया जाता है 1750 में, जिसका नाम है सिंघोला या सिंघोली की संधि। और वहां से
मराठा राज्य समाप्त हो जाता है और फुल्ली अब किसका राज आ जाता है? पेशवाओं का राज आ जाता है। तो ये पेशवा कौन सा पेशवा थे जिसके शासनकाल में मराठा राज्य पूरी तरीके से खत्म हो गया था? बालाजी बाजीराव, क्योंकि ये 1750 की घटना है ना। यहां तक पहुंचने से पहले हम लोग कुछ पेशवा को पढ़ेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण पेशवा में हम लोग पहले 3 पढ़ेंगे, इसके बाद फिर अगला पढ़ेंगे। पढ़ा होगा बालाजी विश्वनाथ, जो फर्स्ट पेशवा होगा एज ए रूलर, एक तरह से कहेंगे, ठीक है। दूसरा होगा इनके भतीजे बाजीराव फर्स्ट, और ये सबसे ग्रेट पेशवा होंगे, मतलब प्रथम ग्रेट पेशवा। इसको शिवाजी का जो गुरिल्ला वारफेयर था, जिसके माध्यम से मराठा साम्राज्य को इसने एक्सटेंड किया था, एक्सपेंड किया था, तो उसी प्रकार से इन्होंने फिर से गुरिल्ला वार सिस्टम को लाता है और अपने आसपास के पड़ोसी राज्यों में पेशवाई राज को विस्तार करता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यह है बाजीराव फर्स्ट का बेटा, इसका नाम होगा बालाजी बाजीराव। ये भी ग्रेट हैं, लेकिन इससे इन तीनों में सबसे बड़ा जो साम्राज्य है, इंपायर है, वह किसका बड़ा है? तो इसका सबसे बड़ा है। और बालाजी बाजीराव के शासन काल में पेशवा का शासन यहां एकदम पंजाब स्टेट तक पहुंच जाता है, और यहां से लेकर के पूरा दक्षिण वाला जो एरिया है, ये इतना बड़ा शासन हो जाता है इसका। और जिसके कारण कि यहां बाउंड्री क्लैश होगा किसके साथ? अफगानियों के साथ, और बालाजी बाजीराव, इन दोनों के बीच में। और जिसका परिणाम होगा कि 1761 ईस्वी में एक भयंकर बैटल होगा दोनों के बीच में, इसका नाम होगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो ये मोटा मोटी ये चीज था। तो पहला पेशवा हम लोग लिखेंगे बालाजी विश्वनाथ, हेडिंग डाल दीजिएगा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ लिख लिए। इसका शासनकाल का टेन्योर होगा 1713 में ये पेशवा बनेंगे, और 1720 में इनकी डेथ हो जाएगी। 1713 से 1720। चलिए, अब यदि आप लोग को पेशवाओं का पूरा पढ़ना होगा, उसका रिजिम्स, उसका शासन, तो फर्स्ट पेशवा कौन होंगे और लास्ट पेशवा कौन होंगे? ये सब तो ग्रेट पेशवा थे, और जो लास्ट पेशवा होगा वो ग्रेट थोड़ो ना होगा। ग्रेट होगा तो उसका लास्ट क्यों होगा? नहीं, उसका नाम होगा बाजीराव सेकेंड। और बाजीराव सेकेंड वह इनका रघुनाथ राव का बेटा था, बड़ा ही विलासी टाइप के व्यक्ति थे। और उनके शासनकाल में कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा बैटल होता है, कोरेगांव का बैटल, काफ़ी हिस्ट्री में चर्चा में रहता है। और लास्ट में उसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल होता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स की सेना के द्वारा बाजीराव सेकेंड को पूरी तरह से पराजित करके एक छोटा सा एरिया कानपुर में, बिठोवा नामक एक जगह था, विठलपुर भी कहा जाता है, उसको दे दिया जाता है। और बाजीराव सेकेंड को कोई संतान नहीं है, जिसके कारण कि एक इसको गोद लेना पड़ जाता है बच्चा को, जिसका नाम होगा नाना साहब। हालांकि नाना साहब, इनका भी नाम नाना ही साहब है, बालाजी बाजीराव, लेकिन नाना साहब नाम का एक बच्चा को गोद लिया जाता है। हालांकि रियल नाम उसका धोंदू पंत होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ,
हाँ, धोंदूपंत, और फिर उसी का नाम नाना साहब होगा। और 1857 के रेवोल्यूशन जो होता है उसमें नाना साहब कहाँ से लड़ाई करते हैं? कानपुर के एरिया में वो करते हैं, और उसी के सेनापति कमांडर होते हैं तात्या टोपे। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो उसके नीचे फर्स्ट पेशवा बालाजी विश्वनाथ, और उसी जगह नीचे लिख लो लास्ट पेशवा बाजीराव सेकेंड। और उसको बॉक्स में बंद कर दो, यानी कि इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हुआ है। अब इसका बैकग्राउंड देख लो कि बालाजी विश्वनाथ थे कौन एक्चुअली। अब देखो, संभाजी की मृत्यु हुई कब? 1689 में। 1689 में उसकी मृत्यु के बाद शासक कौन बनता है? मराठा शासक राजाराम। और राजाराम इसका फर्स्ट नाम है। इसका टेन्यूर क्या है? 1689 टू 1700। और इन्हीं के शासनकाल में, राजाराम के शासनकाल में, जो बालाजी विश्वनाथ जो थे एक काउंसलर के पद पर थे। और ये 1696 में बालाजी विश्वनाथ काउंसलर बने थे। कहाँ के? सतारा के। किसके शासनकाल में? राजाराम के शासनकाल में। तो नीचे लिखिएगा बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि। बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि लिखिएगा। इन 1696 बालाजी विश्वनाथ held the post of councillor, in Pune during the regimes of Rajaram first। राजाराम फर्स्ट। देखिएगा 1696 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ राजाराम फर्स्ट के शासनकाल में पुणे में पार्षद के पद, पुणे में पार्षद का पद या उसी को परिषद के जो हेड होते हैं उसको कहा जाता है पार्षद। जैसे जिला पार्षद हम लोग कहते हैं ना, जिला पार्षद, उसको काउंसलर कहते हैं। या तो हिंदी में देवनागरी लिपि में ही लिख लीजिए, उसको पार्षद नहीं लिखेंगे तो सभासद भी उसको कहा जाता है, या तो उसको काउंसलर ही लिख लीजिए, देवनागरी में अंग्रेजी शब्द को ही लिख लीजिए। पुणे में कौन सा पद धारण किया था? पार्षद का या तो काउंसलर का पद धारण किया था। चलो, अच्छा, पेशवा के पद पर कब अपॉइंट हुआ था? मैंने पहले ही लिखा दिया है, 1713। एक बार फिर से लिख लीजिएगा हिंदी में। लिखिएगा 1696 ईस्वी में राजाराम फर्स्ट के शासनकाल में पुणे में पार्षद का पद धारण किया था या काउंसलर का पद ग्रहण किया था। किनके बारे में बात कर रहा हूं? लिखेगा बालाजी विश्वनाथ हेल्ड द पोस्ट ऑफ पेशवा। बालाजी विश्वनाथ हेल्ड द पोस्ट ऑफ पेशवा इन 1713। बालाजी विश्वनाथ ने 1713 ईस्वी में पेशवा का पद ग्रहण किया था। पेशवा का पद
ग्रहण किया था। चलिए, हाँ 1713 में। हिंदी में क्या अंग्रेजी में? लिखिएगा, बालाजी विश्वनाथ ने 1713 ईस्वी में पेशवा का पद धारण किया था, ग्रहण किया था। चलिए, तो इंपॉर्टेंट इनका वर्क क्या था भाई? महत्वपूर्ण कार्य। देखिए, इनके शासनकाल में एक बहुत बड़ा काम ये करते हैं, एक दिल्ली एग्रीमेंट ये करते हैं। दिल्ली एग्रीमेंट ये किसके किसके बीच में होता है? हाँ, बालाजी विश्वनाथ। सैयद ब्रदर कौन कौन है, क्या नाम है? एक अब्दुल खान और एक क्या नाम है? हुसैन अली। ठीक है, सैयद अब्दुल खान और हुसैन अली। सैयद ब्रदर एग्जाम में पूछा जाता है, नाम ही पूछ लिया जाता है कि सैयद ब्रदर में से इनमें से कौन कौन भाई थे सैयद ब्रदर। अच्छा, ये सैयद ब्रदर कहाँ है, कौन है? हाँ, मुगल कोट। और ये कौन है? मराठा पेशवा। अब क्या है भाई डिस्प्यूट, क्या क्यों होगा एग्रीमेंट? ये मुगल कोर्ट की बात है। अब देखो, मुगल सबसे ग्रेट इंपरेटर, लास्ट ग्रेट इंपरेटर कौन हुए? औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु कब हो जाती है? और इसके बाद छोटे छोटे समय के लिए अलग अलग मुगल शासक आते हैं, इसमें कि पहला मुअज्जम जो बने थे, इसके बाद फिर अलग अगला शासक आते हैं, यानी कम कम समय में अलग अलग शासक कम समय के लिए अपॉइंट हो रहे हैं। और मतलब एक तो जब छोटे समय के लिए कोई शासक बनता है तो शासन स्थिर होता है कि अस्थिर होता है, स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है? अनस्टेबल होगा। और ऐसे स्थिति में माना जाता है कि जब शासन अस्थिर है, अनस्टेबल है, इसमें थर्ड पर्सन को ज्यादा मौका मिल जाता है। और ऐसे भी आपको मैंने कई बार बताया हुआ है कि मुगल जो कोर्ट्स थे उसमें गुट होता था, कई गुट थे, गुटबाजी। वहां पे कई प्रकार के अलग अलग समर्थक लोग थे। मैंने कई बार कहा है कि कौन कौन सा मुगल कोर्ट में तो तुर्रानी थे, ईरानी थे, अफगानी थे, इसके यहां तक कि राजपूत लोगों का भी गुट चलता था। और सब चाहते थे कि सत्ता के साथ हमारा क्या हो, पकड़ हो। गुट वाला काम क्या करते हैं कि हमारा आदमी जो है शासक बन जाए, हमारा आदमी शासक बन जाए। उसी प्रकार से जब छोटे छोटे समय में शासक बदलना स्टार्ट हो गया था, कहा जाता है वैसे में सैयद ब्रदर्स को
मौका मिल गया था। और ये दो ब्रदर्स जिसको चाहते थे उसको शासक बनाते थे। कहा जाता है 1719 तक मुगल जो एम्परर थे उसका नाम था फारुखसियर, क्योंकि आपने दस्तक जो पढ़ा था 1717 ईस्वी में दिया था फारुखसियर ने। और जब फारुखसियर जो शासक बने, कहा जाता है फारुखसियर और सैयद ब्रदर्स के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था, इसलिए सैयद ब्रदर्स चाहते थे कि फारुखसियर को हटा करके किसी दूसरे व्यक्ति को शासक बनाया जाए। और इसी वजह से, क्योंकि अब बादशाह को हटाना इतना आसान थोड़ा ना होता है, क्योंकि मुगल कौन है, बादशाह है। अरे ये लोग तो चलो इसको किंग मेकर आप कह सकते हो, ये शासक बनाते हैं। बनाना आसान है लेकिन उतारना आसान नहीं है ना। वो चाहेगा तो रिवोल्ट कर देगा, विद्रोह कर देगा, नहीं उतरेगा वो, क्योंकि शासक बन जाने के बाद सारा पावर तो उसके पास ही है ना। लेकिन सैयद ब्रदर चाहते थे कि उसको हम हटा दें, लेकिन हटा नहीं पा रहे थे। तो सैयद ब्रदर्स को हटाने के लिए आर्मी की जरूरत थी। आर्मी किसके पास होगा, बादशाह के पास होगा। इन लोगों के पास क्या था? तो इन लोगों ऐसे स्थिति में सैयद ब्रदर्स को हेल्प किया किसने? क्यों हेल्प किया? कि देखो, जिस समय की औरंगजेब का शासन था मुगल में, उसी समय मराठा पे शासन कौन कर रहे थे? शिवाजी या तो संभाजी या राजा राम, ये तीन लोग थे। जब तक राजा राम जीवित रहे तब तक उसने मुगलों के साथ लड़ाई क्या रखा, जारी रखा। लेकिन राजा राम की मृत्यु के बाद अस्थिर शासन हो गया। ताराबाई संरक्षक बन गई, किनका? शिवाजी सेकेंड का। और फिर साहू जी जब जेल से उसको छोड़ दिया गया औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जब शासक बना कौन? शाह आलम फर्स्ट, उसने छोड़ दिया तो फिर आया तो खेड़ा का बैटल किया। जब अनस्टेबिलिटी आती है शासन में तो बाहरियों को मौका मिलता है कि नहीं? इन लोगों का, मराठा लोगों का रेवेन्यू का सोर्स पता है क्या था? टैक्स। वो कौन सा टैक्स? चौथ और सरदेश में। और कहा जाता है कि जब ये लोग आपस में फाइट कर रहे थे, जो शिवाजी के द्वारा जो अपना एक एम्पायर बनाया गया था, एक क्षेत्र बनाया गया था, उसमें से एक बड़े क्षेत्र पर मुगलों ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अब जब क्षेत्र छोटा हो जाएगा तो टैक्स कम आएगा कि ज्यादा आएगा? चौथ घट गया। साउथ में चौथ बहुत कम पैमाने पर आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि मराठा का साम्राज्य जो था बहुत सिकुड़ गया था। क्यों सिकुड़ गया था? क्योंकि आपस में लोग फाइट कर रहे थे, और जिसके कारण यही मौका था कि हम जो एरिया पे हम अभी चौथ नहीं वसूल कर पा रहे हैं, और कोई हम अपना मनपसंद मुगल शासक को बनवा दें, तो हो सकता है कि उसके कृपा पात्र के वजह से हमें चौथ वसूलने का दक्षिण में अधिकार मिल जाए। इसी उद्देश्य से बालाजी विश्वनाथ ने सैयद ब्रदर्स को हेल्प किया। और कौन सा एग्रीमेंट किया? ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दिल्ली एग्रीमेंट वाला। और इसमें कंडीशन बहुत सारा रखा जाएगा, लेकिन उद्देश्य यही था, क्योंकि ये क्या चाहते थे कि नया शासक बने। किसको हटाना चाहते थे? फारुखसियर को हटाना चाहते थे। और जब इस फारुखसियर को हटा देगा तो कोई नया ही शासक बनेगा ना। और फारुखसियर को हटाने में कौन मदद करेगा? क्योंकि ये मुख्य रूप से फुल फ्लेज पावर इसके पास, पेशवा के पास है, आर्मी इसके पास है। तो मराठा सैनिक मदद करेगा किसको? सैयद ब्रदर्स को। और सैयद ब्रदर्स मराठा सैनिक के सहयोग से फारुखसियर को डिफीट करेगा और उसको पराजित करके अगला कोई नया मुगल शासक बनाएगा। और जिसको मुगल शासक बनाएगा तो किसके कृपा पात्र होंगे? जो सैयद ब्रदर कहेगा वो बात मानेगा। अब जो सैयद ब्रदर को हेल्प करेगा उसका बात भी मानना पड़ेगा। इस वजह से दिल्ली एग्रीमेंट में कई कंडीशन, कई शर्तें रखी गई थी। उस शर्त को लिख लीजिए, लिखिएगा। शर्त लिखने से पहले ये वाला कहानी लिख लीजिए, हम थोड़ा सा जो बोले हैं नीचे लिखिएगा। इन द टेंशन
इन द टेंशन बिटवीन फारुखसियर एंड सैयद ब्रदर्स, इन द टेंशन बिटवीन फारुखसियर एंड सैयद ब्रदर, बालाजी विश्वनाथ helped सैयद ब्रदर्स, बालाजी विश्वनाथ हेल्प्ड सैयद ब्रदर्स। देखिएगा, सैयद ब्रदर्स और फारुखसियर के बीच तनाव के दौरान या तनाव की स्थिति में, इन द टेंशन बिटवीन फारुखसियर एंड सैयद ब्रदर, फारुखसियर और सैयद ब्रदर्स के बीच तनाव में बालाजी विश्वनाथ ने उसकी मदद की थी या उसको हेल्प किया था। चलो अब अगला लिख लीजिएगा, फिर से लिखिएगा, इन द टेंशन बिटवीन फारुखसियर एंड सैयद ब्रदर, बालाजी विश्वनाथ हेल्प्ड सैयद ब्रदर्स, हेल्प्ड सैयद ब्रदर्स। चलिए अब एग्रीमेंट, दिल्ली एग्रीमेंट का कुछ टर्म एंड कंडीशन लिख लीजिए। देखिएगा, टर्म एंड कंडीशन ऑफ दिल्ली एग्रीमेंट। टर्म एंड कंडीशन ऑफ दिल्ली एग्रीमेंट। तो क्या क्या करेगा इसमें? पहला मैंने क्या बताया, इनके द्वारा क्या हेल्प किया जाएगा? आर्मी। किसको हटाने के लिए? फारुखसियर को हटाने के लिए। अब उसमें सफलता प्राप्त होगी, नए मुगल बादशाह बनेंगे और मुगल बादशाह से क्या ये लेंगे? चौथ वसूलने का राइट्स। कहां पे? साउथ इंडिया में जो वसूल रहे थे, और चौथ वसूलने का राइट्स ले लेंगे तो मुगलों को क्या मिलेगा उससे? बोलेंगे कि साहब हम 10 लाख रुपया सालाना आपको मुगलों को दे देंगे, आप दक्षिण भारत में किसी प्रकार से टैक्स मत लीजिएगा। वो टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? मराठा करेगा। ये कौन सा एग्रीमेंट के तहत ये तय हुआ? तो पहला कंडीशन लिखिएगा, बालाजी विश्वनाथ हैड गिवन मिलिट्री हेल्प, बालाजी विश्वनाथ हैड गिवन मिलिट्री, बालाजी विश्वनाथ हैड गिवन मिलिट्री हेल्प टू सैयद ब्रदर्स, टू सैयद ब्रदर्स। बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधु को आर्मी सहायता दिया था। कौन सा? दूसरा लिखिए, अंडर द दिल्ली एग्रीमेंट, अंडर द दिल्ली एग्रीमेंट Maratha got the right to collect under the Delhi agreement, Maratha got the right to collect chauth in south, चौथ इन साउथ। देखिएगा, दिल्ली समझौता के तहत, दिल्ली समझौता के तहत मराठा को, या तो मराठा पेशवा को या मराठा ही कह लो, क्योंकि अभी तो साहू जी है इसलिए मराठा शासन ही होगा। मराठा को दक्षिण में चौथ वसूलने का अधिकार क्या हो गया? प्राप्त हो गया। मराठा को दक्षिण में चौथ क्या है? टैक्स है, वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। और तीसरा कंडीशन लिखिएगा, और चौथ जब वसूलेगा उसके बदले कुछ रुपया देना पड़ेगा मुगलों को। तो कौन सा रुपया देगा? तो कितना देगा? तो 10 लाख रुपया पर ईयर। लिखिएगा, मराठा
एनुअल रेवेन्यू ऑफ ₹10 लाख, मराठा एनुअल रेवेन्यू ऑफ ₹10 लाख would be paid to the Mughals, paid to the Mughal. मराठाओं के द्वारा मुगल को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये भुगतान किया जाएगा। प्रतिवर्ष कितना दिया जाएगा? 10 लाख रुपये। ये 3 महत्वपूर्ण एग्रीमेंट दिल्ली समझौता के तहत हुआ। तो ये पूछा जा सकता है यहां पर कि दिल्ली समझौता कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? ये दिल्ली समझौता कौन सा मुगल बादशाह को हटाने के लिए हुआ था? अच्छा, इस दिल्ली समझौता के तहत इनमें से कौन सा कंडीशन था कि मराठा के द्वारा मुगलों को सैनिक सहायता देना, दूसरा कि मुगलों को प्रति वर्ष 10 लाख रुपये का भुगतान करना, या तीसरा कि दक्षिण भारत में चौथ वसूलने का अधिकार मराठा को प्राप्त हो जाना, केवल 1 सही, 2 सही या तीनों का तीनों सही। इस तरह से स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्क किसके शासनकाल में हुआ था? बालाजी। चलो, एक काम हुआ 19 में और 20 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 20 में मृत्यु हो गई। लिखिएगा डेथ ऑफ बालाजी विश्वनाथ, खाली डेथ लिखिए ना, बस मृत्यु। और ईस्वी डाल दीजिएगा उसमें 1720। लिखिएगा आफ्टर द डेथ ऑफ बालाजी विश्वनाथ, आफ्टर द डेथ ऑफ बालाजी विश्वनाथ in 1720 साहू जी अपॉइंटेड हिज एल्डर, कहीं कहीं भतीजा मिलता, कहीं कहीं सन मिलता है, तो एल्डर सन यानी बेटा ही था, लिख लीजिए। साहू जी अपॉइंटेड हिज एल्डर सन बाजीराव फर्स्ट एज पेशवा। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसके बड़े पुत्र, अच्छा उसके बड़े भाई के पुत्र थे, या तो इसको कह सकते हैं एल्डर सन के जगह पे कर दो, भतीजा को क्या बोलोगे? नेफ्यू लिख दीजिए। रिलेशन में लिखना है तो रिलेशन चेंज कर दीजिए उसे। हाँ, अरे दोनों मिलता है, हम दोनों पढ़े हुए हैं, सन भी पढ़े हुए हैं और नेफ्यू भी पढ़े हैं। अब जो मान लो भतीजा और बेटा में क्या रखा है, अगला शासक तो वही बनेगा। ये तो पूछने तो नहीं ही जा रहा है कि कौन था। चलो जो भी रहा हो, एल्डर नेफ्यू, हाँ वही हुआ ना, भतीजा हो गया ना बड़े भाई का बेटा, तो अब उससे जब लिखवा दिए हैं तो उसको क्या करोगे? अब फिर काट के वो लिखवाएं तो क्या उसका लिखिए बालाजी नहीं, बाजीराव फर्स्ट एज पेशवा, एल्डर नेफ्यू बाजीराव फर्स्ट एज पेशवा। हिंदी में लिख लो। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनके बड़े भतीजे, या उसको स्लैश करके पुत्र भी डाल सकते हो तो डाल दो उसे, बड़े भतीजे बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया।
पेशवा नियुक्त किया। स्पेक्ट्रम में भतीजा ही बताता है स्पेक्ट्रम, लेकिन एक और मैंने किताब पढ़ा था उसमें पुत्र के बारे में पढ़ा था। अच्छा, उसमें पिता बताया गया है। तो आप कौन सा पेशवा लिखेंगे? बाजीराव लिखिए फास्ट। ये पेशवा जब बने ना, पेशवाओं में सबसे पावरफुल थे, मोस्ट पावरफुल। पेशवा तो लिखिएगा इसको, इस शब्द को। बाजीराव फर्स्ट वाज द मोस्ट पावरफुल पेशवा, मोस्ट पावरफुल पेशवा। जब मोस्ट पावरफुल है तो इसका मतलब इसका आर्मी कैसा होगा? ये भी मोस्ट पावरफुल होगा, ठीक है। अब ये ऐसा होगा तो माना जाता है कि जिस तरह से शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को एक्सपेंशन दिया, उसका विस्तार के एक्सटेंड किया, उसी प्रकार से बाजीराव फर्स्ट ने भी मराठा पेशवाई राज्य को काफी बड़ा विस्तार दिया, आस पड़ोस के शासकों को अपने अंडर में ले लिया, या तो फिर उसको डिफीट करके उसके बड़े एरिया को अपने अंडर कंट्रोल ले लिया। किसके द्वारा? इतना ही नहीं, इसने गुरिल्ला वारफेयर को जारी रखा। किसके तरह? शिवाजी के तरह। इसलिए इसको सेकेंड मराठा फाउंडर, इसको माना जाता है कि ये सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा स्टेट था। किसके बाद? आफ्टर शिवाजी। शिवाजी के बाद ये दूसरा मराठा राज्य के संस्थापक थे। तो लिखिएगा, नीचे लिख लीजिए। बाजीराव फर्स्ट इज कंसिडर्ड द सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर, सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर आफ्टर शिवाजी। बाजीराव प्रथम को शिवाजी के बाद दूसरा मराठा राज्य के संस्थापक माना जाता है। दूसरा मराठा राज्य के संस्थापक माना जाता है। शिवाजी के बाद दूसरा मराठा राज्य के संस्थापक माना जाता है। चलिए तीसरा नीचे लिखिएगा। बाजीराव फर्स्ट gave a new form to guerrilla warfare. फेयर या गुरिल्ला वार टेक्निक। बाजीराव फर्स्ट गेव ए न्यू फॉर्म टू गुरिल्ला वार टेक्निक। बाजीराव प्रथम ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को एक नया रूप दिया। फॉर्म माने रूप दिया। चलो अब अगला हेडिंग लिख लीजिएगा।
मराठा राज्य का विस्तार। तो आसपास के जितने भी मराठा, मान लो कि ये मराठा राज्य है, तो इसके आस पड़ोस में कौन कौन सा राज्य होगा? ये मराठा है। देखो ये पड़ोस में एक बड़ा राज्य होगा, ये हैदराबाद का, कर्नाटक वाला पीछे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखो मालवा होगा, मालवा। इसके बाद यहां पे दिल्ली होगा, इस जगह ये राजस्थान होगा। तो आसपास में अपने इधर उधर अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। तो कैसे करेगा? तो लिखिएगा नीचे, बाजीराव फर्स्ट डिफीटेड मेनी नियर बाय रूलर्स। बाजीराव फर्स्ट डिफीटेड मेनी नियर बाय रूलर्स to expand the Maratha Empire, to expand the Maratha Empire। बाजीराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए, बाजीराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए आस पड़ोस के कई शासकों को क्या किया? पराजित किया। आस पड़ोस के कई शासकों को पराजित किया। कुछ उदाहरण लिख लो, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल जो है ना, ये बैटल है, और ये बैटल खास करके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस सब का जो एग्जाम होता है पीसीएस में खूब पूछा जाता है। बिहार में तो यहाँ अभी नहीं पहुंचा क्योंकि आस पड़ोस का क्षेत्र है वो, तो पूछा जाता है, लेकिन बिहार में इस तरह के बैटल नहीं पूछे गए हैं। यूपीएससी में पहले पूछा जाता था, लेकिन अब तो इतना बैटल, इतना फैक्चुअल तो पूछा ही नहीं जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बैटल को लिख लेना है। तो कुछ उदाहरण के लिए पहला लिखिएगा बैटल ऑफ पालखेड़ा। बैटल ऑफ पालखेड़ा, और इसका ईस्वी सहित लिखिएगा। पालखेड़ा या पालखेड़, ये कहां पे है? तो ये हैदराबाद के आसपास क्षेत्र में होगा। देखो बगल में गोतिया लड़ेगा, तो यहां पे ये हैदराबाद के निजाम के साथ लड़ेगा ये। तो एक तरफ कौन होंगे? बाजी राव फर्स्ट, और इधर कौन होगा? निजाम। तो निजाम में कौन निजाम? तो निजामुल, क्योंकि उसमें उसी का शासन है। मुल्क। जीत जाएगा कौन? लिखिए ना ऐसे करके। और युद्ध के बाद कुछ कुछ ट्रीटी होता है, तो लिखिएगा ट्रीटी। इस युद्ध के बाद एक संधि हुआ था जिसका नाम था मुंगी शिवगांव। इसका बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना है, छोटा छोटा देते जाइए, निकलते जाइए।
हाँ, पूछा गया था, चलो तो पूछा ही गया है तो लिखा ही दिए और क्या। चलो दूसरा लिखिएगा, एक एग्जाम्पल हो गया पालखेड़ा का। दूसरा लिखिए बैटल ऑफ अमझेरा। अमझेरा, और इसका तारीख नोट कर लीजिएगा 29 नवंबर 28। अरे अमझेरा कहां पे ये बैटल हुआ था? तो अभी देखो हमने मैप बनाया था थोड़ी देर पहले, पड़ोस में देखो कौन है अबरी, मालवा। मालवा में ही है जगह कौन सा, अमझेरा। तो इसलिए हम लोग चलते हैं फिर यहां पे लिख लेंगे मालवा, प्लेस हो गया। अब लिख देंगे किसके किसके बीच में, पता ही है आप लोग को। और मालवा के जो शासक थे उसमें, उसका नाम था गिरधर बहादुर। यहीं के शासक हुए बाज बहादुर, अकबर के समय में थे। बाज बहादुर बहुत अच्छा बाजा बजाते थे। एक गोविंदा का सिनेमा आया था, साजन चले ससुराल, उसकी दो बीबियां थी। एक गाना गाने के लिए पहुंच गए थे बम्बई, और गाना गाने का मौका दिया जाता है तो जो गाना गाने वाले जो मालिक होते हैं, जो टी सीरीज की तरह चलाते हैं फैक्ट्री, उसकी बेटी से प्यार हो जाता है। और एक जब गांव में गाना गा के बजाते थे तो वहां पे अलगे से होता है, और दोनों से शादी। अब फिर एक ही पोजीशन पे दोनों मिल जाता है। अब कैसे बताए कि हमारी अगली पत्नी है? तो उसी में वो गाना है, बाज बहादुर बाजा बजाते, डम 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 बाजा बजाते। तो ये बाज बहादुर जो थे ना, उसकी एक पत्नी थी, बड़ी खूबसूरत थी, वो भी नाचती थी, ठीक है। और कहा जाता है इसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। विश्व में तो नहीं होगा, मतलब आस पड़ोस के। ऐसे भी जो खूबसूरत चीज होता है तो नेचुरल फिनोमिना है, वस्तु हो या व्यक्ति हो तो एक बार नजर जाता ही है। हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे रूलर हुए जो कि सपनों में, ख्वाबों में अटैक कर दिया उसके राज्य पर। सुना था कि सिर्फ खूबसूरती का चर्चा, तेरे चर्चे तो हर गलियों में हैं। और पहुंच गए कहां, मेवाड़, याद है? जबकि उस समय के जो विदेशी थे उसके दिल्ली पर अटैक कर चुके थे। याद है कौन सा विदेशी थे? मंगोल। लेकिन ये एकदम पाने के लिए इतना बेताब थे, देखा नहीं था, सुना था। राजा रतन सिंह की, फिर बाद में सुनते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को बचाने के लिए जौहर ग्रहण कर लिया था। अब इसी प्रकार से सुना था, अकबर को पाला था एक दाई ने। पता है उस दाई का नाम? महम अनगा दाई थी। इसलिए कई हिस्टोरियन कहते हैं कि अकबर अपना पेटीकोट, महम अनगा अपने पेटीकोट सरकार चलाती थी। पेटीकोट तो औरत लोग पहनती हैं। तो क्योंकि अकबर को पाला था कि जो भी महम अनगा कहते थे वही अकबर करते थे, मतलब इसलिए पेटीकोट सरकार उसी को कहा जाता है। और महम अनगा के ही एक पुत्र थे जिसका नाम था अधम खां। अधम खां, इसने बाज बहादुर की पत्नी को पाने के लिए मालवा पे अटैक कर दिया। बाज बहादुर भाग गए डर से, उसकी पत्नी को लेके गया दिल्ली, लेकिन उसका शौक पूरा नहीं हुआ जो चाहते थे शायद। उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड माने जौहर ग्रहण कर लिया। तो उसी मालवा की मैं बात कर रहा हूं। तो वो था बाज बहादुर, लेकिन बाजीराव फर्स्ट के समय में इसका नाम है
गिरधर बहादुर, एक तरफ लिखना गिरधर बहादुर। चलिए, सेनापति कौन है बाजीराव की तरफ से जो फाइट करते हैं? इनके भाई साहब, इनके छोटे भाई हैं, जिसका नाम है चिम्माजी अप्पा। चिम्मा अप्पा, यही सब जितना भी आपका कैंपेन है, आर्मी कैंपेन, उसकी जिम्मेवारी यही संभालते थे, चिम्माजी अप्पा। मार दिया इसको, बेचारे चले गए। चले गए। इसके बाद में रिलेशन चाहे तो लिख सकते हैं, यंगर ब्रदर ऑफ बाजीराव फर्स्ट, कहीं पे लिख दो ब्रैकेट करके। बाजीराव फर्स्ट के कौन थे? छोटे भाई। दो एग्जाम्पल हमने दे दिया युद्ध का, और भी एग्जाम्पल लिखो। बैटल ऑफ जैतपुर बहुत इंपॉर्टेंट। जैतपुर में पावर प्लांट भी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके लिए बहुत ज्यादा लोग जो है महाराष्ट्र में अभी वर्तमान में है शायद, वहां के लोगों, स्थानीय लोगों के द्वारा खूब विरोध किया जाता था कि हमारे आसपास आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं, यदि किसी भी तरह से यदि प्राकृतिक हादसा के शिकार हो गए तो उसका रेडिएशन आसपास के क्षेत्र में फैल जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो वहाँ पे बन के हालांकि तैयार हो गया है जैतपुर, ठीक है, तो वही जैतपुर वाला क्षेत्र है। और ये जैतपुर वाला जो बैटल है, नाम तो जैतपुर का बैटल था, लेकिन ये बुंदेलखंड वाला जो एरिया है ना, बहुत बड़ा एरिया है। उत्तर प्रदेश से भी बाउंड्री साझा करता है, मध्य प्रदेश से भी करता है, और थोड़ा बहुत जो है मराठावाड़ा क्षेत्र से ये टच करता है। पूरा एरिया एकदम डेजर्ट तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन एकदम सेमी इरिड है, वर्षा उर्षा होता ही नहीं है, सूखा वाला क्षेत्र है, पानी का बड़ा किल्लत। इसको लिखेंगे बुंदेलखंड, बुंदेलखंड लिख लो। बुंदेलखंड। हाँ, ईयर लिख लीजिएगा। ये मार्च, अब डेट नहीं लिखाते हैं, दो ऊपर कर दिए थे, मार्च महीना और 1729। और बुंदेलखंड के जो शासक थे ना, यहां के शासक को कहा जाता था बुंदेला, उपनाम था बुंदेलाल ना। अभी नहीं मत लिखिएगा, हम सुन लीजिए पहले। पूरा नाम है छत्रसाल, बुंदेला के छत्रसाल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये, तो इसको लिख सकते हैं छत्रसाल। शॉर्ट में इसी का यहां पे मेंशन कर दिए बुंदेलखंड के। लेकिन ये बैटल इसके साथ नहीं होगा। ये जो बैटल है, एक तरफ होंगे कौन? पेशवा, और एक तरफ होंगे मुगल्स। बोले ये सर क्या बता रहे हो आप, ये लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ? तो पेशवा के तरफ से जो लड़ाई लड़ रहे थे, कमांडर कौन होंगे? सबको पता है, चिम्माजी अप्पा ही जिम्मेवारी संभालेंगे।
और मुगल्स के तरफ से जो फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे, उसका नाम था मोहम्मद खान बंगेश। बंगेश पराजित हो गया ये। बोलेंगे कि क्या ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मतलब, क्या कहानी है? अरे कहानी क्या है कि बुंदेलखंड का एरिया जो है ना, मुगलों के कब्जे में था। और बुंदेला एक छोटा सा फ्यूडल रूलर है बुंदेलखंड के एरिया में। बुंदेला का छत्रसाल के नाम से जाने जाते हैं। और आस पड़ोस में एक बड़े राज्य के रूप में उभर करके कौन आ रहा है? मराठा, जो मुगलों को चुनौती दे सकता है, लेकिन अभी डायरेक्ट चुनौती तो नहीं दे रहा है। अभी तो आसपास के एरिया में ही बाजीराव क्या कर रहे हैं? अपना साम्राज्य को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इनको बुंदेला के शासक ने, छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव से कहा कि प्लीज करके हमारा बहुत सारा एरिया किसके अंडर कंट्रोल है? मुगलों के पास है। कृपया करके आप यदि जीत करके हमको दे देते हैं तो हम आपका सदैव कृपा पात्र बने रहेंगे। बोला कि अच्छा चलो, रिक्वेस्ट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हेल्प करेंगे। इसी वजह से चिम्माजी अप्पा के नेतृत्व में किसको पराजित किया? मुगल्स को पराजित, क्योंकि उस समय तक मुगल शासक बहुत मजबूत नहीं है, पराजित किया जा सकता है उसको। इसको पराजित किया। पराजित करने के बाद जैसे कि कल ही बेंगलुरु ने आईपीएल जीत लिया पहली बार। कितने खुश थे कोहली, खुशी के आंसू निकल रहे थे। पटाखा फूट गया पूरा पटना में, बोले कि वर्ल्ड कप जीत गया। वर्ल्ड कप जीतने पर भी कोहली उतना नहीं रोए थे। बोला कि 18 साल की तपस्या थी हमारी, सफल हो गया। तो कोई विक्ट्री जीतता है तो सेलिब्रेशन होता ही, रात में तो सोया नहीं होगा वो लोग, तो खूब पार्टी साटी किया होगा। और परसों था खान सर का, वहां भी पार्टी साटी हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई सेलिब्रेशन होता है वहां पार्टी साटी होता है, और पार्टी साटी होता है तो नाच गाने वाले वाली आते हैं, है ना। तो जीता, और बुंदेलखंड की एरिया को जो जीता वो किसको लौटा दिया? छत्रसाल को। छत्रसाल बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने एक पार्टी आयोजित की अपने राज दरबार में बुंदेलखंड, और उसी पार्टी में एक नाचने वाली डांसर को बुलाया जिसका नाम था मस्तानी, ठीक है। और वहीं पे आमंत्रित किया गया बाजीराव को। बाजीराव ने गाना सुना, मैं दीवानी हो गई। नहीं, गाना था ना इसका जी, मतलब फिल्मों में है, रियल में तो नहीं होगा। इसके बाद फिर क्या था? आंखें चार हो गई और बाजीराव के साथ उनका प्यार हो गई, और फिर अंत में बाजीराव मस्तानी सिनेमा बना दिया गया। यही कहानी है। चलो लिख लो, नीचे लिखो। द बैटल ऑफ जैतपुर was fought between पेशवा बाजीराव फर्स्ट and Mughals. The battle of Jaipur was fought between Peshwa Bajirao first and Mughals on behalf of छत्रसाल बुंदेला। छत्रसाल बुंदेला, क्योंकि ये वाला हो सकता है कि 5 दिन 10 दिन के बाद भुला जाएंगे, तो ये वाला लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है। द बैटल ऑफ जैतपुर वाज फॉट बिटवीन पेशवा बाजीराव एंड मुगल्स ऑन बिहाफ ऑफ छत्रसाल बुंदेला। देखिएगा, जैतपुर की लड़ाई बुंदेला के राजा छत्रसाल
के तरफ से बिहाफ ऑफ के तरफ से बाजीराव प्रथम और मुगलों के बीच लड़ी गई। के तरफ से बाजीराव प्रथम और मुगलों के बीच लड़ी गई थी। नीचे लिखिएगा, बाजीराव फर्स्ट वन, विन का तीसरा रूप, वन बुंदेलखंड, बाजीराव फर्स्ट वन बुंदेलखंड फ्रॉम द मुगल्स and handed it over to King Chhatrasal, देखिएगा, बाजीराव प्रथम ने मुगलों से बुंदेलखंड जीतकर राजा छत्रसाल को सौंप दिया। इंग्लिश में आगे लिखिएगा, उसी को आगे बढ़ाकर, ऑन दिस ओकेजन बाजीराव फर्स्ट saw Mastani in a victory ceremony. इस अवसर पर, ऑन द ओकेजन, इस अवसर पर बाजीराव प्रथम ने विजय समारोह में मस्तानी को देखा। इसके बाद अगला कहानी आपको पता ही है, नहीं? अगला बैटल लिखिएगा, बैटल ऑफ दाभोई। बैटल ऑफ दाभोई, ये है 29 अप्रैल 31। दाभोई कहां पे है? तो गुजरात में है। और गुजरात के शासक उसमें वहां के होंगे त्र्यंबक देव दाभोले। त्र्यंबक राव दाभोले। इधर से कमांडर कौन होगा? तो चिन्ना जी अप्पा, ये तो लड़ ही रहे हैं। चिन्ना जी अप्पा, हाँ चलिए। इधर से कमांडर में ये पराजित हो गए। बाजीराव क्योंकि शासक हेड ऑफ स्टेट हैं और उनके भाई कमांडर हैं, तो नाम जिसका वो राजा होगा उसी के नाम से ना होगा। चल, अब वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, उसमें सारे खिलाड़ियों ने कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन नाम देखो कप्तान का ही होता है। ये चीज है।
अब देखो पड़ोस में गुजरात भी तो है ना, मालवा के ऊपर में गुजरात, आस पड़ोस को जीत रहा है। तो वो कौन सा बैटल? दाभोई के बैटल। तारीख कौन सा होगा? अप्रैल महीना में और 1731 में पराजित कर दिया उसको। हाँ, ये दाभोले है, दाभोलकर एक टाइटल है, उसको शॉर्ट में दाभोले कहा जाता है। अच्छा, क्यों लड़ाई किया था इसके साथ? कारण क्या था? ये अपने चौथ नहीं दे रहे थे, चौथ का भुगतान पेशवा को नहीं कर रहे थे, तो लड़ाई कर दिया। रीजन लिख लो नीचे, नॉट पेमेंट ऑफ चौथ बाय त्र्यंबक राव, नॉट पेमेंट ऑफ चौथ बाय त्र्यंबक राव, त्र्यंबक के द्वारा चौथ का भुगतान नहीं करना, नहीं करना, त्र्यंबक राव के द्वारा चौथ का भुगतान नहीं करना। गुजरात के आसपास ही जंजीरा में कुछ सिद्दी कम्युनिटी के लोग रहते थे, सिद्दी, इसका शासन था, सिद्दियों का शासन कहा जाता है। उसको भी डिफीट किया था बाजीराव ने, तो छोटा सा है, उसको भी लिख लीजिए, लिखिएगा। ये 5वां नंबर का होगा ना, एग्जाम 4 लिख लिए हैं, 5वां होगा। देखिएगा, चिम्माजी अप्पा also defeated, चिम्माजी अप्पा also defeated the Siddhis of जंजीरा, जलजीरा नहीं, जंजीरा, जंजीरा, जंजीरा in 1736, in 1736, 1736 ईस्वी में चिम्माजी अप्पा, 1736 ईस्वी में चिम्माजी अप्पा ने जंजीरा के सिद्धियों को भी पराजित किया, जंजीरा के सिद्धियों को भी पराजित किया। ये बड़ा फाइटर कम्युनिटी थे सिद्धिज लोग, बड़ा चैलेंज करते थे, तो इसको पराजित कर दिया। छूट गया क्या? कहां पे छूट गया? हिंदी में। 1736 में चिम्माजी अप्पा ने जंजीरा के सिद्धियों को भी पराजित किया, जंजीरा के सिद्धियों को भी पराजित किया। ये अब अगला कौन सा नंबर आएगा? 6ठा। अगला, अब मुगल जो बादशाह होंगे, मोहम्मद शाह रंगीला, वो एकदम रंगीला आदमी थे। अबरी बार उसी के ऊपर अटैक होगा, तो लिखिएगा बैटल ऑफ दिल्ली। ये वाला लड़ाई बाजीराव मस्तानी सिनेमा में दिखाया गया है, भाग गया था वो मुगल बादशाह। सैतीस में, 1737। अब बोलेंगे इसमें तारीख नहीं लिखे सर, किताबों में नहीं है, तो हम अपने मन से क्या लिख दें? ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ? एक तरफ लिखो बाजीराव और दूसरी तरफ लिख दीजिए मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला पराजित हो गए थे, डिफीटेड। देखो कहां कहां पे जीत लिया था। पालखेड़ा के युद्ध में हरा दिया था निजामुल मुल्क को, इसके बगल में था मालवा, ठीक है, गुजरात को भी जीत लिया, बुंदेलखंड वाला एरिया ये वाला है, ये भी जीत लिया था, और सिद्धियों को यहां पे था, इसको भी जीत लिया, और
अब देखो यहाँ पे दिल्ली, मैंने बताया था दिल्ली तक पहुंच गया, क्योंकि ये पूरा राजस्थान वाला एरिया किसके पास रहा होगा, मुगलों के पास रहा होगा, सिमट भी गया था वो, तो उसको पराजित करके ये वाला पूरा क्षेत्र पर अधिकार कर लेगा। कौन सा बैटल में पराजित किया था, दिल्ली के बैटल में। अब इसके बगल में देखो ये वाला दिख रहा है फलाना साहब, इसका नाम है एमपी, लेकिन ये पहाड़ पत्थर वाला एरिया है स्टार्टिंग, ये बिंद वाला सतपुड़ा वाला आसपास वाला, इधर भोपाल वाला जो साइड है इधर आबादी है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ, भोपाल, तो भोपाल वाला जो क्षेत्र है भोपाल के राजा को ये पराजित करेंगे। तो अगला जो बैटल होगा देखिएगा, बैटल ऑफ भोपाल, उसको तो हम लिखा ही दिए है ना। अरे यार ऐसे एक तरफ बाजीराव लिखना था, एक तरफ मोहम्मद सरंगीला लिखना था, वो पराजित हो गया, अब क्या करना है। अब वो तो एग्जाम्पल न दे रहे हैं कि कौन कौन सा बैटल, अब एग्जाम में पूछ देता है आपको मैच ऑफ द फ्लोइंग कर देगा, तो ईस्वी के साथ कि इसको क्रम से सजाइए, या तो फिर कर देगा मैच में, तो वहां पे कुछ यदि आपके पास लिखा हुआ होगा तो रिवीजन कर देंगे तो याद हो जाएगा। वो तो आस पड़ोस में पराजित किया तो एग्जाम्पल ना लिखा रहे हैं। चलिए, तो आप बैटल ऑफ कौन लिखिएगा, भोपाल। इसलिए देखो हम फ्लो चार्ट में बना रहे हैं कि आप लोग को आसानी हो रिवीजन करने में। इसका लिख लीजिएगा 24 दिसंबर 1737। एक तरफ बाजीराव, फर्स्ट, और इधर भोपाल के जो शासक होंगे वो एक नहीं है, एकदम पूरा एलाइड ग्रुप है ये, कई राजाओं के साथ मिलकर के, क्योंकि ये तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तो भोपाल वाला बड़ा चालाक थे। और भोपाल में अभी जो भोपाल है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी आता था, और छत्तीसगढ़ का सीमा देखो हैदराबाद से टच करता था, माने आंध्र प्रदेश वाला एरिया से, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश से करता है ना, इसलिए तो हैदराबाद वाले भी दोस्त इसके होंगे, बोलेंगे कि हम लोग सब मिल करके बाजीराव को, नहीं तो हम लोग को तो ये परेशान कर दिया है। तो भोपाल के बैटल में पूरा एलाइड ग्रुप्स लड़ रहे थे। एलाई स्टेट कह लो इसको, इसमें कई लोग शामिल थे, ऐसे करके लिखिए। हाँ, एलाइज में मतलब कहें कि कई राज्यों के संघ मिलकर लड़ रहे थे, कई राज्यों के संघ। अब देखो कौन कौन इसमें थे, तो मुगल्स भी इसमें, क्योंकि उसको हराया था दिल्ली वाला बैटल में, इसमें मुगल्स भी शामिल थे। इसमें और कौन शामिल थे, अरे अवध वाला, अवध, लगा कि अवध वाला को लगा कि अब हमरे बारी है तो जीत ही रहा है, तो इस अलर्ट मोड में आ गया अवध। उसमें किसका शासन होगा, तो शुजाउद्दौला का। चलो, इसके बाद निजाम नीचे है ही, मुल्क, कहां के शासक, हैदराबाद। सब पड़ोसी वाला एक गुट बना लिया, बोला कि हम लोग को पराजित कर रहा है, ये इसको छोड़ेगा नहीं मिलके। अवध के कौन शासक थे, सादत अली, हाँ ये उसमें शुजाउद्दौला नहीं थे, सादत अली खान थे। वो तो आएंगे, शुजाउद्दौला 64 का समय जो रहेगा ना, पानीपत के युद्ध के समय में वो आएगा। अवध में सादतुल्ला खान, अली खान। मुगल इसमें कोई किसका शासन, मोहम्मद रंगीला का होगा, मोहम्मद रंगीला का शासन होगा। और एक जयपुर राजस्थान वाला एरिया के शासक थे सवाई जय सिंह, जय सिंह राजपूत थे,
राजपूत, ये सारे लोग मिलकर के किससे फाइट कर रहे थे? अब एक दिमाग लगाओ, इसका रीजन क्या हो सकता है? पहला तो कि आस पड़ोस के क्षेत्र में अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, एक ये बाउंड्री टेंशन हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है जिसको अंडर कंट्रोल ले लिया गया था तो वो चौथ उसके ऊपर जो लागू कर दिया गया था, चौथ और सरदेशमुखी, हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा बर्डन हो गया होगा और ये सारे लोग एलआई टीम बनाया और इस चौथ और सरदेशमुखी से बचने के लिए एक बार लड़ लेना चाहते थे बढ़िया से, नहीं तो इसी वजह से ये लोग लड़ रहे होंगे। इसके बावजूद भी इतना मजबूत है चिम्माजी अप्पा, सबको हरा दिया है केवल गौची घोर। अब ये भोपाल का बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई उसको लिख लेना। इसके बाद सब के साथ एक संधि किया, सब तुम लोग क्या करते हो मरते, हमको हराने के लिए निकले हो, ऐसे ट्रीटी ऑफ दुराई सराई नाम था इस संधि का, दुराई सराई। SARAI, सराई, दुराई सराई। और ये ट्रीटी कब हुआ था इसका डेट भी मेंशन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है ये। 7 जनवरी 1738, क्योंकि दिसंबर महीना में स्टार्ट हुआ था ये बैटल, नहीं तो संधि तो निश्चित है कि जनवरी आते आते हो जाएगा, एक महीना तो युद्ध लड़ता ही होगा। चलो दुराई सराई। एक और लिख लीजिएगा, के को नंबर का हो गया, 7 को हो गया, एक और लिख लीजिएगा। अब बाजीराव और उसकी सेना के द्वारा पोर्चुगल थे सूरत वाला क्षेत्र में, गुजरात में, उसके ऊपर अटैक करेगा। क्या लिखना है छोड़ दीजिए, अब हारे लोग का क्या लिखना है, घर में जाकर पढ़ लीजिएगा उसको, लिखिएगा। In 1739, Chimmaji Appa attacked the Portuguese. Attacked in 1739, 1739, Chimmaji Appa attacked the Portuguese and captured Salsette and Bassein. सालसेट एंड बशीन, डबल टी, सालसेटे इसको कहा जाता है, सालसेटे। पुर्तगालियों के कब्जे में था कौन सा 2 एरिया, सालसेट और बसीन, उसको उसके ऊपर अधिकार कर लिया। तो लिखेगा हिंदी में सालसेट एंड बसीन फ्रॉम देम, ऐसे करके पूरा कर लीजिए सेंटेंस, उसको अंग्रेजी में फ्रॉम देम लिखेगा। 1739 ईस्वी में चिम्माजी अप्पा ने पुर्तगालियों पर आक्रमण किया और उससे फ्रॉम देम, उससे सालसेट और बसीन का क्षेत्र क्या कर लिया, छीन लिया उससे, या अधिकार कर लिया। उससे सालसेट और बसीन का क्षेत्र ले लिया या छीन लिया।
चलिए, अब किसका किसका डेथ होगा भाई? अप्रैल महीना में बाजीराव की मृत्यु हो गई। बाजीराव फर्स्ट की मृत्यु हो गई 28 अप्रैल। (1740) अरे यहां लिख दिए। ओ यार, चलो ना ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और चिम्माजी अप्पा की मृत्यु दिसंबर में हो गई। और ये मृत्यु नेचुरल डेथ थी। नेचुरल डेथ का मतलब ये नहीं कि एकाएक मर गया, बीमारी हो गया था। कई लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे बाजीराव। फर्स्ट बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। और मस्तानी वाला सिनेमा में दिखाया है कि वो जाके पानी में डुबकी लगा के मर गए थे क्या अंतिम समय में। अब पता नहीं, जो भी रीजन रहा हो, तो मृत्यु के कारण जो थे, तो यहां पे लिखिएगा रीजन डिस्प्यूटिंग। हाँ, जब ये लोग चले गए तो अगला शासक बनेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक तथ्य नोट कर लीजिए। देखो क्या नोट करना है, तो नोट करना है ये चीज कि अब ये पेशवा अपना साम्राज्य कितना बड़ा कर लिया, बहुत बड़ा कर लिया होगा। आस पड़ोस के जितने भी राज्य, कितना बैटल आपने देखा, आस पड़ोस को पराजित करके बहुत बड़ा एरिया कर लिया होगा। यहां तक कि दिल्ली के शासक मुगलों को भी पराजित कर दिया। इसका मतलब है कि यह हरियाणा पंजाब के आसपास तक तो बढ़ ही गए होंगे, क्योंकि मुगलों का शासन है, तो हरियाणा के आसपास तो मुगलों का शासन होगा कि नहीं होगा। अब मोहम्मद शाह रंगीला का शासन है। अब देखो, यहां बात यह था कि जब पेशवा काफी ग्रो कर रहे थे, तो निश्चित है कि पावर सबसे ज्यादा कम किसका हो रहा होगा? मराठाओं का। मराठा कौन थे? राजा थे। और राजा कौन थे? साहू जी। सारा ये सब बैटल किसके शासनकाल में हो रहा है? हेड ऑफ स्टेट कौन है? लेकिन पेशवा का पावर क्या है? काफी है। मतलब मुख्य सत्ता किसके हाथों में? अब देखो, भारत में प्रेसिडेंट और पीएम, समझ लो कि साहू जी अब क्या बन गए हैं, और प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? पेशवा। और है भी पेशवा। तो वो टुकुर मुकुर खाली देखते हैं प्रेसिडेंट साहब। बूढ़े हो चुके हैं साहू जी, अब मरने वाले हैं। 40 में इन बाजीराव फर्स्ट की मृत्यु हुई, 48 में मृत्यु किसकी हो जाएगी? जो छत्रपति साहू जी महाराज बूढ़े हो चुके हैं। और सारा पावर किसके हाथों में आ चुका था? पेशवाओं का। अब देखो, पेशवा के हाथ में पावर आ जाएगा। पेशवा कौन है? क्योंकि भारत में रहते हो तो एक सच्चाई मान लो कि कास्टिज्म है। अब मराठा लोग जो थे वो किसान फैमिली से थे, मराठा कम्युनिटी। लेकिन पेशवा जो होते थे ब्राह्मण थे।
धीरे धीरे ये अपने हाथों में जो पावर ले लिए ना पूरा मराठा राज्य का, और जो मराठा जो शासक थे उसके पावर को एकदम क्या कर दिया, एकदम पैरालाइसिस कर दिया। उसको नहीं बोलते हैं कि पावर में पैरालाइसिस। मनमोहन सिंह जब हमारे प्रधानमंत्री बनते थे तो आलोचक उसमें कहते हैं कि ये इसका जो पॉलिसी है पैरालिसिस पॉलिसी का शिकार हो गए हैं, कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो धीरे धीरे मराठा राज्यों में क्या बढ़ेगा, रोष बढ़ेगा मराठा लोगों में कि हमारे शिवाजी ने एक मराठा स्टेट बनाया, कितना मेहनत से बनाया, और फिर देखो उस पर किसी तीसरे व्यक्ति का धीरे धीरे अधिकार होते जा रहा है, मतलब पेशवा का अधिकार होता जा रहा है, जो कि कास्ट में क्या है, ब्राह्मण है। सारा पावर पेशवा के हाथों में आ गया। तो मराठाओं में जो है ना बहुत ज्यादा बेचैनी था, यार ये बूढ़े यदि मर गए तो फिर क्या होगा, मतलब सारा जितना भी मेहनत मराठाओं का था तो बेकार हो जाएगा। तो पेशवाई बाजीराव फर्स्ट के समय में ये इतना पावरफुल ही नहीं थे, थोड़ा बुद्धिमान भी थे। इन्होंने मराठा संघ के विद्रोह से बचने के लिए, मराठा संघ में फूट से बचाने के लिए, मतलब मराठा लोगों के विद्रोह से बचाने के लिए कि मराठा लोग विद्रोह ना कर दे, इन्होंने एक कॉन्फेडरेशन बना दिया, एक संघ बना दिया, और इस संघ में 5 स्टेट इन्होंने बनाया। 5 स्टेट में क्या, एक बनाया गायकवाड़ का, एक बनाया सिंधिया का, एक बनाया होलकर का, एक बनाया भोसले का, और 5वां लास्ट बनाया पेशवा का। 5 क्षेत्रों में मराठा राज्य को बांट दिया कि भाई तुम लोग जो प्रभावशाली सरदार हो, मराठा सरदार, अपने अपने क्षेत्र में तुम शासन करो, यूनियन रहेगा। अभी तो आपका राजा जिंदा है ना, राजा कौन है, छत्रपति साहू जी। लेकिन आप लोग को लगता है कि हम पूरा पावर अपने अंडर कंट्रोल ले लिए हैं, तो ये गलत है। हम मराठा शक्ति को विस्तार कर रहे हैं, लेकिन अभी तो वो तो जिंदा है। आप लोग को लगता है इसके बावजूद भी आप संतुष्ट नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, आप लोग को अलग अलग संघीय राज्य की मान्यता प्रदान कर देते हैं। अलग अलग क्षेत्र में आप अपना शासन चलाओ, लेकिन आप यूनाइट रहना। संघ में क्या होता है, कॉन्फेडरेशन क्या होता है कि अलग अलग राइट्स आपको तो मिलेगा, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, परंतु यूनियन से आप अलग नहीं होना, यूनियन में बना रहना। यही तो कॉन्फेडरेशन होता है, परिसंघ जिसको बोलते हैं। तो इन्हीं के शासनकाल में मराठा कॉन्फेडरेशन का निर्माण हुआ था, मराठा परिसंघ का निर्माण हुआ था। किनके शासनकाल में, बाजीराव फर्स्ट के समय में। तो नोट करके वही लिखना है, लिखिएगा मराठा कॉन्फेडरेसी, कॉन्फेडरेसी। मराठा कॉन्फेडरेसी, मराठा परिसंघ, मराठा परिसंघ। आप लोग आर्टिकल 1 पढ़े होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें क्या कहा जाता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। भारत जिसका मतलब इंडिया है, इंडिया में भारत, वो क्या है, राज्यों का संघ है। तो संघ वही है। तो संघ क्या होता है कि केंद्र भी होगा और कुछ राज्य होंगे, दोनों क्या होंगे, एक कानून के थ्रू बंधे रहेंगे। ये भारत का जो संघ है कैसा है, अविनाशी संघ का विनाशी राज्य। राज्य टूट सकता है लेकिन संघ नहीं टूट सकता है। अविनाशी संघ के विनाशी राज्य। ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। अविनाशी संघ, संघ का विनाश नहीं हो सकता है लेकिन राज्य टूट सकता है। जैसे बिहार बड़ा हो गया तो झारखंड बन सकता है, झारखंड हो गया तो कोई और राज्य का निर्माण हो सकता है, लेकिन संघ नहीं टूट सकता है। लेकिन यूएस का जो संघ है ना, फेडरल सिस्टम, वह है मतलब उसका राज्य जो है ना वो अलग हो सकता है। विनाशी राज्य का अविनाशी संघ, उल्टा है। इसलिए आप जब कॉन्फेडरेशन पढ़ते हैं
तो ये पॉलिटी में आपको पढ़ाया जाता है। वाह, कंफ्यूजन क्लियर हुआ ये चीज। लिखिएगा, द सिस्टम ऑफ मराठा कन्फेडरेसी, द सिस्टम ऑफ मराठा कन्फेडरेसी, द सिस्टम ऑफ मराठा कन्फेडरेसी started from the regimes of Bajirao first, regimes of Bajirao first। पानी रहने दीजिएगा, उसको लीजिए। आप कोई भी यूज कर लेंगे, रहने दीजिए, इसकी जरूरत है। अच्छा ले जाइए वो, ठीक है। चलिए, लिख लिए हैं अंग्रेजी में, तो लिखिएगा, बाजीराव फर्स्ट के शासनकाल में, बाजीराव फर्स्ट के शासनकाल में मराठा परिसंघ पद्धति या तो मराठा संघ पद्धति की शुरुआत हुई। कौन कौन सा संघ था? जैसे पहला संघ पेशवा। पेशवा कहां से शासन करेगा? पूना से। पुणे जिसको बोलेंगे, या पूना भी कर लिख सकते हैं, पुणे या पूना। दूसरा भोसले, कहां से? नागपुर। लता मंगेशकर इसी भोसले परिवार से थी। आशा भोसले नहीं, आशा भोसले का भोसले परिवार में शादी हुआ था, वो तो अलग परिवार से थी। चल, तीसरा आपका हो गया होलकर। यह कहां से? इंदौर। और ये होलकर सबसे ज्यादा मजबूत थे। इसी की महारानी थी कौन? अहिल्याबाई। अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर की पहुंच बिहार तक थी, और कई मंदिर वगैरह का निर्माण गया वगैरह में करवाया था। विष्णुपद की मंदिर जो है, इन्हीं के द्वारा, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किया गया था। इंदौर। चौथा भोसले हो गया, होलकर हो गया, सिंधिया। सिंधिया कहां? ग्वालियर। 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 और पांचवा कहां पे? अब ये मैच करने के लिए पहले दिया जाता था, अब इजी प्रश्न हो गया है ना। तो बाजीराव समाप्त हुआ। अब लोग हम पढ़ने वाले हैं बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव में दादा का नाम एक जोड़ दिया और एक अपने पिताजी का नाम जोड़ दिया, दोनों मिलाकर के बना लिया बालाजी बाजी। चलिए, इनका रियल नाम नाना साहब था।
पिताजी, फादर लिख लो, बाजीराव फर्स्ट। इनकी माता का नाम काशीबाई। काशीबाई। इनके एक भाई थे, बड़ा बदमाश, बाद में हो गए, लिख लेना। रघुनाथ राव। इनका अंकल चिम्माजी अप्पा। अंकल चिम्माजी अप्पा। चलिए, अब नीचे लिखिएगा, आफ्टर द डेथ ऑफ बालाजी फर्स्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ बालाजी फर्स्ट, his son Balaji Bajirao became the Peshwa. After the death of Bajirao first, after the death of Bajirao first, his son Balaji Bajirao became Peshwa at the age of 18. बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद 18 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में बालाजी बाजीराव पेशवा बना। बालाजी बाजीराव पेशवा बना। चलिए, इतना लिखने के बाद अब इसका इंपायर लिखिए। इनका एम्पायर अब तक जितना भी एम्पायर था सबसे बड़ा था। जितना भी पेशवा का एम्पायर हुआ, शासन हुआ, उसमें मराठा में सबसे बड़ा इसका साम्राज्य था बालाजी बाजीराव के समय में। तो इसको लिख लीजिएगा, बालाजी बाजीराव्स एम्पायर वाज द लार्जेस्ट, बालाजी बाजीराव्स एम्पायर वाज द लार्जेस्ट। बालाजी बाजीराव का साम्राज्य सबसे बड़ा था। बालाजी बाजीराव का साम्राज्य, बालाजी बाजीराव का साम्राज्य सबसे बड़ा था। मतलब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नहीं, मतलब कंपैरेटिवली किसका, और भी जो शासक हुए मराठा का, उसका। चलिए, चलिए, तो हम लोग इसमें लिखने वाले हैं डेथ ऑफ छत्रपति साहू जी। हाँ, तो ये बता दें क्या इसका कहां से कहां तक था एम्पायर। इसको ऐसे करके बना दीजिए, नॉर्थ में एकदम इसको कहां तक पहुंचा दीजिएगा, एकदम पंजाब वाला क्षेत्र में एकदम पहुंचा दीजिए इसको। ये वाला बंगाल, बंगाल, ओडिशा भी कर सकते हैं इसका। साउथ वाला कहां तक पहुंचाइएगा, ये मैसूर स्टेट तक, और इधर वाला गुजरात, या तो इसको मालवा कर दो। इसके बाद लिखिएगा डेथ ऑफ छत्रपति साहू जी, छत्रपति साहू जी की मृत्यु।
48 वाला जो लिखे थे ना, वो साहू जी वाला, छत्रपति साहू जी का जब कार्यकाल लिखा था 48 लिखे थे ना, उसको 49 कर दीजिएगा, 48 ने 49 कर दीजिएगा। तो 25 दिसंबर, हाँ इतना में इनका डेथ हुआ था। छत्रपति साहू जी का जो टेन्योर लिखाए थे ना, हाँ 1707 से 48 जो किए थे वहां, उसको 49 कर दीजिए। चलो इनकी, हाँ